students, welcome to Statisticspedia. Now today's topic it is sampling. So in this topic what we will do is कि we have the different sampling techniques जैसे SRS है, stratified sampling है, systematic sampling है. तो यहाँ पे हम क्या फॉलो करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चंस की हेल्प से उसके थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट्स एंड मैथमेटिकल टर्म्स को समझेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर इज टर्म्ड एज ह्यूमन एरर, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर एंड फॉर्मूला एरर. सो जब आप एक सैंपल सर्वे या एक सैंपल इन्वेस्टिगेशन कैरी करते हैं, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर्स. वन इज सैम्पलिंग एरर एंड वन इज नॉन सैम्पलिंग एरर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि जो सैंपल वैल्यूज एंड पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज में जो डिफरेंस होता है दैट इज टर्म्ड एज अ सैम्पलिंग एरर. तो ये क्यों अराइज होती है, जब आप एक सैंपल सर्वे करते हैं या सैंपल के बेसिस पे आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन. वाइल ऑन द अदर हैंड जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो कब अराइज होती है, जैसे नॉन रिस्पॉन्सेज हैं या फिर आपकी जो प्लानिंग है वो फॉल्टी प्लानिंग है, या फिर आप कह सकते हैं फॉल्टी प्लानिंग हो गया, या फिर क्वेश्चनर्स आपने प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं करे, देयर इज अ नॉन रिस्पॉन्सेज या इनएक्यूरेसी, आपका जो स्टाफ है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो वेल ट्रेन्ड नहीं है. तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है वो नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज करती है. तो नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो दोनों में प्रेजेंट रहती है, सैंपल सर्वे में और सेंसस इन्वेस्टिगेशन दोनों में. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है कि जो डिफरेंस है आपके सैंपल एस्टिमेट एंड पॉपुलेशन पैरामीटर में, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट. सो दैट इज टर्म्ड एज अ सैम्पलिंग एरर. सो ऑलवेज रिमेंबर सैम्पलिंग एरर सिर्फ सैंपल सर्वे में प्रेजेंट रहेगी और ये एक डिफरेंस होता है सैंपल और पॉपुलेशन वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर मोर चांसेस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स देन द सैम्पलिंग एरर इन केस ऑफ स्टडीज ऑफ अ लार्ज सैंपल्स, कंप्लीट एन्यूमरेशन, इन efficient investigators and all of the above. So सैम्पलिंग एरर के अलावा जो एरर होती है सर्वे में वो नॉन सैम्पलिंग एरर होती है, राइट. सो क्वेश्चन क्या है कि नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा कब होगी, when there will be the more chances. तो ऑब्वियसली जब आपके पास डेटा ज्यादा होगा तो उसमें जो एरर आने के चांसेस हैं वो ज्यादा होगी. एरर चाहे कंप्यूटेशन में हो चाहे कंपाइलेशन में हो, अगर डेटा ज्यादा होगा तो इन्वेस्टिगेटर्स आपको ज्यादा चाहिए होंगे, राइट. हो सकता है आपके नॉन रिस्पॉन्सेज ज्यादा हो. तो ये कब होगा, जब आप एक सेंसस सर्वे कंडक्ट करेंगे. सो नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों में प्रेजेंट होती है, सैंपल सर्वे में भी होती है और सेंसस में भी होती है. तो यहाँ पे जो कंप्लीट एन्यूमरेशन है उसकी जगह एक ऑप्शन आपका सेंसस सर्वे भी हो सकता था. सो ज्यादा किस में होगी, कंप्लीट एन्यूमरेशन में. अगर आप लार्ज डेटा करोगे या सेंसस स्टडी करेंगे तो उसमें यहाँ पे लार्ज सैंपल्स में इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स, आई टोल्ड यू कि नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज होती है जब आपकी कोई भी एरर्स है, कवरेज में है, एरिया में है, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, या आपके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, उन्होंने डेटा गलत कॉपी कर लिया है, इनएक्यूरेट डेटा है. तो ये भी एक रीजन है. सो ऑल दीज थ्री लीड्स टू द मोर chances of the non-sampling error. So answer here will be all of the above. नॉन रिस्पॉन्स इन द सर्वेज मीन्स, देखिए नॉन रिस्पॉन्स भी एक रीजन है नॉन सैम्पलिंग एरर का. नॉन रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि कई बार जैसे क्वेश्चनर्स मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जब हम रिस्पॉन्डेंट से फिल करवाते हैं तो रिस्पॉन्डेंट्स सही से रिप्लाई नहीं करते, या फिर वो अवेलेबल नहीं है उनके घर पे, या रिस्पॉन्डेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है. क्वेश्चनर उन्होंने फिलअप नहीं किया, जो क्वेश्चंस आपने प्रोजेक्ट या अपने सर्वे को लेकर क्वेश्चंस जो फ्रेम कर रहे थे वो उन्होंने फिल नहीं किया, तो दैट इज नोन एज अ नॉन रिस्पॉन्स. ठीक है, या रिफ्यूज कर दिया इंफॉर्मेशन देने से. तो नॉन रिस्पॉन्स मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, नॉन कॉपरेशन इन आंसरिंग द क्वेश्चन, मतलब रिफ्यूज करना, नहीं बताना, गलत बता देना, या रिस्पॉन्डेंट्स ही अवेलेबल नहीं है. नॉन रिटर्न ऑफ द क्वेश्चनर बाय द रिस्पॉन्डेंट्स आपके क्वेश्चनर को फिल ही नहीं करे, रिटर्न ही नहीं करे. सो दीज आर ऑल द रीजंस फॉर द नॉन रिस्पॉन्स. सो ऑलवेज रिमेंबर नॉन रिस्पॉन्स जो होता है वो नॉन सैम्पलिंग एरर का एक रीजन है, एक कॉज है. If we have a sample of size n, that is small n, from the population of capital N units, then the finite population correction is what? Now this is very very important. देखिए finite population correction होता है FPC, sometimes इसको short में
FPC भी कहते हैं। और ये फैक्टर होता क्या है ये हम समझते हैं। उससे पहले एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज बोथ दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड। सो लेट मी टेल यू बोथ द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपके पास स्मॉल एंड सैंपल यूनिट्स है और कैपिटल एंड पॉपुलेशन यूनिट्स है, आपको सैम्पलिंग फ्रैक्शन बताना है। देखिए सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज का। दिस इज नोन एज अ सैम्पलिंग फ्रैक्शन, दैट इज द रेशियो ऑफ सैंपल साइज टू दैट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या है, तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन है स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन क्या है, दैट इज FPC क्या है, वो होता है आपका 1 माइनस f। ऑलवेज रिमेंबर। सो हियर यू नो व्हाट इज f, f इज अ सैम्पलिंग फ्रैक्शन। तो जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वंस विल टेक द LCM, तो आपका ये हो जाएगा, दैट इज n माइनस n बाय n, दैट इज नोन एज एन FPC। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका FPC हो गया। तो दोनों क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड थे। एक होता है सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो रेशियो होता है सैंपल साइज टू दैट ऑफ पॉपुलेशन साइज, और FPC होता है 1 माइनस f। With the usual notation, formula of variance of a sample under SRSWR. So now let's discuss about SRS। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी इसके बारे में, so that हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब जहां पे हर यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल और इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द पॉपुलेशन इनटू द सैंपल, ये हमें पता है। इसमें दो टेक्निक्स होती है, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब अगर आपने कोई भी यूनिट उठाई तो बिफोर द नेक्स्ट रो आप इस यूनिट को वापस रख रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट नहीं रहती है, वो हर ड्रॉ में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेरिएंस याद रखना है, दैट इज विद रिप्लेसमेंट का और विदाउट रिप्लेसमेंट का। वो होता है n माइनस 1 NN इंटू S स्क्वायर, ये विद रिप्लेसमेंट का है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का वेरिएंस बताना है तो वो होता है n माइनस n NN इंटू S स्क्वायर। यहाँ पे n माइनस 1 है और यहाँ पे n माइनस n है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये वेरिएंस विद रिप्लेसमेंट है, ये वेरिएंस विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद द यूजुअल नोटेशन वेरिएंस विद रिप्लेसमेंट बताएं। तो देखिए n माइनस 1 NN इंटू S स्क्वायर, तो ये करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाय n भी दिया हुआ है। सो लेट्स चेक इट आउट कि क्या हम इस फॉर्मूले को सिग्मा स्क्वायर में कर सकते हैं या नहीं। तो सिग्मा स्क्वायर होता है आपका 1 बाय n समेशन ऑफ yi माइनस yn बार का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज S स्क्वायर, S स्क्वायर होता है 1 बाय n माइनस 1 समेशन yi माइनस yn बार का होल स्क्वायर। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो सिग्मा स्क्वायर हो गया n माइनस 1 n इंटू S स्क्वायर। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। सो आप देख रहे हैं n माइनस 1 n और S स्क्वायर तो सिग्मा स्क्वायर हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर बाय n भी लिख सकते हैं। तो ये भी वेरिएंस ही है विद रिप्लेसमेंट का। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों इसके आंसर्स हैं, सो आंसर विल बी बोथ A एंड B। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आप सिर्फ इसको देखकर और मार्क कर दें और ये इस पे ध्यान ना दें। दिस एंड दिस आर द सेम फॉर्म, इसी फॉर्मूले को सिग्मा स्क्वायर में एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन in with replacement and without replacement be V1 and V2 respectively। K आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए जो विद रिप्लेसमेंट का वेरिएंस है वो आपको V1 दिया हुआ है, यस इट इज गिवन टू यू एज V1, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का जो वेरिएंस है इट इज गिवन टू यू एज V2। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, बट हमेशा हम WOR को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपने यू हैव स्टडीड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सब में हम कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं, SRS WOR को।
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिलेट हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज द रीजन कि हम SRSWR को प्रेफर करते हैं? रीजन क्या होता है कि जो वेरिएंस होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का वो हमेशा कम होता है वेरिएंस विद रिप्लेसमेंट से। तो ये डिजाइन ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू दिस डिजाइन। ठीक है, सो दैट इज वाई वी ऑलवेज प्रिफर WOR। तो ये टेक्निक हर सैम्पलिंग में यूज की जाएगी, चाहे स्ट्रेटिफाइड है, चाहे क्लस्टर है या सिस्टमैटिक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन K, V2 अपॉन V1 दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, कैसा है। तो V2 क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो व्हाट आई विल डू इज कि दिस यू नो दिस इज अ रिलेशन, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया और ये आ गया आपका लेस देन 1। नाउ ये है आपका V2, क्वेश्चन में गिवन है, ये V1 है विच इज लेस देन 1। ऑल्सो V2 बाय V1 K है, तो K की वैल्यू आ गई आपकी लेस देन 1। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि ये जो है वो क्या होगा, सो आंसर विल बी लेस देन 1। If n is equals to 100 and small n, तो आपको population size और sample size given है, then the ratio of the variance of the sample mean in with replacement to without replacement be what? So आपको simple population size and sample size is given to you and you have to find the ratio variance of the sample mean with replacement or without replacement का। तो ये ratio आप तभी find कर पाएंगे जब आपको variance का formula learn होगा। So let's substitute these values and find it out। तो स्टूडेंट्स, जब हम वेरिएंस की बात करते हैं सैम्पल मीन विद रिप्लेसमेंट की, तो फॉर्मूला होता है आपका n-1 nn इंटू एस स्क्वायर। एंड जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका होता है ये। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। तो सिंपली यू हैव टू सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज। तो जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं वो आपकी कैंसिल हो जाएंगी एंड यू आर लेफ्ट विद n-1 n माइनस स्मॉल n। कैपिटल N क्वेश्चन में आपको 100 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 99 और स्मॉल n हो जाएगा आपका 12 दिया हुआ है, सो दिस विल बी 88। सो जब आप इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/8। सो दिस इज अ रेशियो फॉर योर वेरिएंस। तो आंसर हो गया आपका 9/8। In the particular study, if the sample size was 50, then the standard deviation was 8. How much be the standard error if the sample size increased to 200? देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि अगर सैंपल साइज 50 है, अगर 50 है तो स्टैंडर्ड एरर कितना है? 8 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर सैंपल साइज को बढ़ा दिया जाए तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं विद रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज करी गई है वो विद रिप्लेसमेंट है और सैंपल का जो साइज है वो आपको 5 गिवन है। फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज 15, मतलब पॉपुलेशन की साइज आपको 15 गिवन है। If the standard deviation of the population is 7, remember one thing, यहाँ पे standard deviation मतलब सिग्मा आपको given है, then the value of the standard error of sample mean। तो आपको क्या निकालना है? आपको क्वेश्चन में ये निकालना है। So always remember, standard error होता है, standard deviation ही होता है, इसका मतलब root of variance होता है। क्योंकि यहाँ पे आप with replacement की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ये। क्वेश्चन में आपको कहीं भी एस स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, अगर सिग्मा दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको इसको रिलेट करना है सिग्मा स्क्वायर से, मतलब इस फॉर्मूले को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो अभी वी हैव डिराइव द रिलेशन बिटवीन सिग्मा स्क्वायर एंड एस स्क्वायर कि n-1 अपॉन n इंटू एस स्क्वायर होता है सिग्मा स्क्वायर। तो यहीं पे हम फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसका वेरिएंस लिखा था सिग्मा स्क्वायर बाय n। सो जब आप इसमें सिग्मा स्क्वायर बाय n करेंगे तो रूट से जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा
तो सिग्मा क्वेश्चन में 7 गिवन है और ये आपको 5 गिवन है, तो ये हो गया 7/√5। तो नाउ स्टूडेंट्स, आप जब फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप वेरिएंस लिखेंगे इसका n-1 n इंटू एस स्क्वायर, तो वहीं पे आप इसको सिग्मा स्क्वायर बाय n भी लिख लीजिए, सो दैट क्विकली आपका ये बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिंपली सिग्मा स्क्वायर बाय n लिखकर आप इसमें स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन। सो हियर द आंसर विल बी 7/√5। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टैंडर्ड एरर मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा/√n। तो यहां से आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, ये 8 हो गया और ये आपका √50 हो गया। तो ये हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन को यूज करके वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन में है कि बताइए स्टैंडर्ड एरर क्या होगा अगर सैंपल साइज 200 हो जाती है, मतलब 50 से अगर सैंपल साइज 200 हो जाती है, तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा? सिग्मा/200। तो सिग्मा आपने पहले ही निकाल लिया एंड दिस इज योर 200। तो 8 आप इसको एक रूट में लिख सकते हैं, तो दिस विल बी 8/2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 4। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो स्टैंडर्ड एरर है वो होता है सिग्मा/√n। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4। A sample of size 7 is taken from the population, मतलब sample size given है, आपको population size given है, technique आपको given है without replacement. If the population variance is 14, sigma square आपको पता है, then the variance of the sample mean be what? तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें variance of sample mean का फॉर्मूला पता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का हम वो लिखेंगे और फिर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे सिग्मा स्क्वायर की टर्म्स में। सो लेट्स डू दैट। सो देखिए आपको इन्फॉर्मेशन ये गिवन थी क्वेश्चन में, ऑल आई हैव रिटन ओवर हियर, वेरिएंस का फॉर्मूला आपका ये होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि आपने अभी अभी ये लर्न किया था कि जो वेरिएंस होता है विद रिप्लेसमेंट का, उसको आप सिग्मा स्क्वायर बाय n भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल विदाउट रिप्लेसमेंट में भी हम इस एस स्क्वायर को, क्योंकि क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर गिवन है, तो इसको रिलेट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से। सो दिस इज अ रिलेशन, ये आपको याद होना चाहिए। तो कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? n सिग्मा स्क्वायर बाय n-1। आप यहाँ पे इसको सिंपली सब्सटीट्यूट कर दे एस स्क्वायर की वैल्यू को, दैट इज n सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। सो n से n जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 40 - 7 दैट विल बी योर 33, स्मॉल n आपका 7 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 39 और सिग्मा स्क्वायर आपको 14 दिया हुआ है। सो वंस यू विल सॉल्व दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा जब आप 3 से इसको कैंसिल करेंगे, तो इट विल कम्स आउट टू बी दिस, एंड वंस यू विल डिवाइड दिस, तो ये आपके पास 6 से आ जाएगा, या 7 तो 91 होता है, 678 होता है, ठीक है। 1.6 विल बी द आंसर, समथिंग अबाउट दिस। तो आप देख रहे हैं 1.6, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। सो ओनली थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपको ये भी पता होना चाहिए ये फॉर्मूले को कैसे सिग्मा स्क्वायर से रिलेट करना है। सो फॉर दैट यू नीड टू नो दिस रिलेशन। बाय यूजिंग सैम्पलिंग डिजाइन, error estimation and low quality data, error estimation, higher quality data, lower cost, lower data, higher quality data and higher cost. सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए आपको पता है 2 तरह के इन्वेस्टिगेशन होता है, एक सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता है, एक सेंसस इन्वेस्टिगेशन। सैंपल मतलब आप फ्यू यूनिट्स पॉपुलेशन से लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पे पॉपुलेशन का रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। लेकिन सेंसस सर्वे या कंप्लीट एन्यूमरेशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स हैं आप सबको स्टडी करके जो है वो कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत सारी यूनिट्स को एनालाइज करेंगे, मतलब अगर आप पॉपुलेशन सर्वे या पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज, मैन पावर सब कुछ ज्यादा लगेगा।
राइट। तो सैंपल डिजाइन में क्या होता है, हम एरर को इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे सैम्पलिंग एरर को आप एस्टिमेट कर सकते हैं, और वहां पे जो डेटा होगा उसकी क्वालिटी जो होगी वो भी हाई होगी। क्यों? क्योंकि आप फ्यू यूनिट्स को एनालाइज करेंगे, तो फ्यू यूनिट्स को एनालाइज करने में आपके इन्वेस्टिगेटर्स, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी कम होगा, क्योंकि आपको बहुत कम डेटा को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे सैम्पलिंग डिजाइन से एरर एस्टिमेशन पॉसिबल है, और डेटा की जो क्वालिटी है वो भी आपकी हाई रहेगी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। Stratified sampling is used when the stratas are this. So let me explain you कि what is stratified sampling so that easily आप आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या होता है कि if we have a population, इस population को हम बहुत सारे सब ग्रुप्स या स्ट्रैटास पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप जब इनको पॉपुलेशन या स्ट्रैटास में डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन किस तरह से होता है कि विद इन तो ये कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस, मतलब इनमें जो यूनिट्स हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करनी चाहिए, और एक दूसरे से ये होने चाहिए डिफरेंट, मतलब हेटेरोजीनियस। उसके बाद क्या होता है, और ये जो हर ब्लॉक है या सब ग्रुप है इसे हम स्ट्रैटास कहते हैं। इन स्ट्रैटम में से आप जो है वो SRSWR टेक्निक यूज करके इस तरह से यूनिट्स ड्रॉ करते हैं हर स्ट्रैटम में से इंडिपेंडेंटली। तो ये जो पूरा सैंपल बनता है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्ट्रैटास आप बना रहे हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। तो वो विद इन तो होते हैं होमोजीनियस, और अमंग होते हैं हेटेरोजीनियस, ये नेचर होता है। सो लेट्स फाइंड द ऑप्शन। देखिए पहला वाला है होमोजीनियस विद इन एंड बिटवीन। नाउ दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। विद इन होमोजीनियस बट बिटवीन हेटेरोजीनियस। नाउ दिस इज अ करेक्ट आंसर कि विद इन होमोजीनियस होने चाहिए और एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए या हेटेरोजीनियस होने चाहिए। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। Under proportional allocation, the size of the sample from each stratum depends upon what? So first of all, let's understand what is proportional allocation. देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हमें कितनी यूनिट्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है हर सैंपल में से, मतलब कितनी यूनिट्स आप हर स्ट्रैटम में से ड्रॉ करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, उसके लिए इसे हम एलोकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन दो होता है, एक होता है प्रोपोर्शनल एलोकेशन और एक होता है आपका ऑप्टिमम एलोकेशन। ये दो तरह के एलोकेशंस होते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन प्रोपोर्शनल एलोकेशन था। प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फॉर्मूला होता है NI इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल NI। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी सैंपल यूनिट्स आप स्ट्रेटम में से ले रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइज ऑफ द स्ट्रेटम के। ये वाली पॉपुलेशन साइज की जो हर ब्लॉक का सब ग्रुप का जो साइज है उसके प्रोपोर्शनल होगी। इस प्रोपोर्शनल साइज को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला। तो अब यहां से हमें पता चल जाएगा NI मतलब कि हर स्ट्रेटम में से आपको कितनी यूनिट्स ड्रॉ करनी है। वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो सैंपल साइज पे, एक पॉपुलेशन साइज पे, और एक आपकी स्ट्रेटम की साइज पे, ये वाली साइज पे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का। और यहीं से थ्योरी क्वेश्चन देखिए, अब आपको समझ में आएगा। थ्योरी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो साइज ऑफ द सैंपल है हर स्ट्रेटम में वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। ये रहा साइज ऑफ द सैंपल हर स्ट्रेटम का, किस पे डिपेंड कर रही है, सैंपल साइज पे, पॉपुलेशन साइज पे और साइज ऑफ द स्ट्रेटम पे। सो देखिएगा, sample size, population size, size of the stratum. So answer for this question will be all of the above. And also learn this formula because यहाँ से आपके numerical questions भी बन सकते हैं। Next question देखिए, a population is divided into 3 stratas consisting of this much units. If a sample size of 40 units is drawn, then the number of units drawn respectively with a proportional allocation. तो जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा था उसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अभी आप देखिए और क्वेश्चन समझते हैं हम कि व्हाट इज द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। सो हियर इट इज गिवन कि दिस इज अ पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया है 3 स्ट्रेटास के अंदर। इनकी जो साइज है वो है 30, दिस एंड दिस।
यहां से आपको कोई यूनिट्स रैंडमली आप ड्रॉ करेंगे SRSWOR टेक्निक की हेल्प से। तो ये जो पूरा सैंपल बनकर के आया इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल और इसकी साइज है 40 टोटल की, मतलब इनको ऐड करोगे तो 40 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं तो बताएं कि यहाँ पे ये जो साइज है ये क्या होगी। तो राइट नाउ आई टोल्ड यू कि जब हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन बोलते हैं तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दिस। सो वंस आई टॉक अबाउट N1 तो स्मॉल n मतलब ये पूरी सैंपल की साइज 40 है, पॉपुलेशन की साइज तो आप इन टर्म्स को ऐड करिए तो ये 100 आएगा इंटू N1 मतलब ये N1 20, तो 40 100 इंटू 20, तो जब आपका ये कैंसिल होगा तो दिस कम्स आउट टू बी 8। तो यहाँ पे आप 8 यूनिट्स ड्रॉ करेंगे। अगर N2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 40 है, ये 100 रहेगा और ये वाला 30 है, तो ये आपका आ गया 12। तो अगर ये 8 है ये 12 है तो आपका टोटल 40 है, तो इन दोनों मतलब ये 20 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। आपने 40 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। तो 8, 12 एंड 20 विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि आपको ये फॉर्मूला का यूज जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो 8, 12 एंड 20 विल बी द आंसर। सो आंसर विल बी दिस। नाउ ऑलवेज रिमेंबर ऑप्शन में ये भी दिया गया है 20 और 12, तो जल्दीबाजी में ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले वाले में 8 यूनिट्स, दूसरे वाले में 12 और तीसरे वाले में 20। तो जो ऑर्डर आ रहा है वो ही आपको मार्क करना है। The variance of the estimate of the population mean under proportional allocation is what? Now this is a direct formula based question which you have to learn. तो ये आपकी formula list में जाएगा और ये direct formula है तो ये आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पे प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस पूछा जा रहा है पॉपुलेशन मीन का। सो वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n माइनस स्मॉल n समेशन PI/SI स्क्वायर। दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसमें ऑप्शंस देखना ही नहीं है बिकॉज ये आपको लर्न होना चाहिए इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेरिएंस ऑफ x/st मतलब जो मीन है स्ट्रेटिफाइड सैंपल का अंडर रैंडम सैम्पलिंग प्रोपोर्शनल एंड ऑप्टिमम एलोकेशन हैड द करेक्ट इनइक्वालिटी। तो ये भी अब आपको याद होना चाहिए कि जब हम कंपेयर करते हैं SRS रैंडम सैम्पलिंग मतलब SRS प्रोपोर्शनल और ऑप्टिमम एलोकेशन को, तो कौन सा एलोकेशन बेस्ट होता है। तो देखिए ऑप्टिमम एलोकेशन बेस्ट होता है इन सब में से। बेस्ट मतलब इसका जो वेरिएंस है वो कम होगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल और सबसे लास्ट में आता है वेरिएंस। तो बेस्ट वाला जो होता है उसका वेरिएंस कम होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ऑप्टिमम का कम कहाँ है, ये रहा। ऑप्टिमम का सबसे कम होना चाहिए और सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, रैंडम का। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है, एफिशिएंट कौन सा है, ऑप्टिमम एलोकेशन, उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल एलोकेशन और उसके बाद आता है SRS। तो ये लीस्ट एफिशिएंट है व्हेन वी कंपेयर ऑल दिस। और मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन कौन सा है, ऑप्टिमम एलोकेशन। सो आंसर विल बी दिस। If the population size capital N is an integral multiple of sample size n, then the systematic sampling is called what? So let's understand कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि systematic sampling क्या होती है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि इफ वी हैव लाइक 1 से n तक आपके पास जो यूनिट्स हैं, तो आप यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं ये वाला कि n जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इसका। तो k की वैल्यू आ गई n/n, तो मतलब पॉपुलेशन और सैंपल साइज का आप रेशियो लेते हो तो वो k की वैल्यू देता है और इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग इंटरवल, ठीक है। तो आप कोई भी सैम्पलिंग इंटरवल, कोई भी नंबर आप ड्रॉ करते हो, ये k की वैल्यू 1 से मतलब n के बराबर या उससे छोटी होगी। तो आप कोई भी नंबर आप ड्रॉ करेंगे, जो नंबर आप ड्रॉ करेंगे आई नंबर, वो इससे छोटा होना चाहिए। सॉरी प्लीज इसको कंसिडर मत करिएगा, यहाँ पे मैंने वो चेंज कर दिया नोटेशन, उसको आई ले लिया, ठीक है। अब सपोज लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 40 यूनिट्स है और n यहाँ पे 5 है।
तो आपने सैम्पलिंग इंटरवल निकाला, दैट इज दिस बाय दिस, तो वो 8 आया। तो 1 से लेकर 8 तक आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। सो इफ आई चूज द नंबर एस, तो वो नंबर आपने रैंडमली 2 चूज किया। तो अब आपको हर k की वैल्यू आपकी 8 आ रही है, तो हर 8th इंटरवल पे आपकी जो यूनिट्स हैं वो सिलेक्ट होंगी। 8th इंटरवल पे यूनिट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती जाएंगी। इसे सिस्टमैटिक सैंपल कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक सैंपल में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए, k की वैल्यू सैम्पलिंग इंटरवल निकालना आ जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और कैसे निकलता है कि पहली यूनिट हम रैंडमली निकालते हैं, रेस्ट सारी जो लिमिट्स यूनिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है एट एन इंटरवल ऑफ k। तो ये जो आपने कंडीशन लिया है, क्वेश्चन में देखिएगा आप क्या है कि कैपिटल N अगर इंटीग्रल मल्टीपल है सैंपल साइज का, आप देख रहे हो k की वैल्यू इंटीजर है तो ये इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इस सैम्पलिंग टेक्निक को हम बोलते हैं लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन और सिचुएशंस क्लस्टर सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट। ना क्लस्टर सैम्पलिंग जो होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस क्या होता है वो समझ लीजिए आप कि हम कब इस टेक्निक को यूज करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ इंक्वायरीज में आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं होता। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे होता है ना, कई लोग जो है वो आउट ऑफ इंडिया चले गए या माइग्रेट हो गए, उस प्लेस की इंफॉर्मेशन आप नहीं ले पा रहे क्योंकि ड्यू टू द माइग्रेशन, तो वो यूनिट्स या फिर वो जो यूनिट्स आपने रैंडमली सेलेक्ट करी हैं वो बहुत डिस्टेंस पर है, उनका डेटा हम कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या लोकेट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्लस्टर सैम्पलिंग या एरिया सैम्पलिंग की हम हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कब अप्रोप्रिएट है, तो या तो आपके पास फ्रेम अवेलेबल नहीं है, या फिर आपकी यूनिट्स बहुत दूर फार अपार्ट सिचुएटेड है, या फिर आपकी यूनिट्स को आप इजीली लोकेट नहीं कर पा रहे। ये यूजुअली कब होता है, अब जो है वो सिचुएटेड है एट अ वेरी फार, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ रीजंस है क्लस्टर सैम्पलिंग के। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द रीजन फॉर दिस, इसीलिए हम इसको एरिया सैम्पलिंग भी बोलते हैं, तो इसीलिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रिकॉशंस मेक्स क्लस्टर सैम्पलिंग मोर एफिशिएंट। तो यहाँ इसका मतलब होता है, या इसका आंसर एक भी हो सकता है या तीनों भी हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपको हमेशा मिलेगा। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लस्टर सैम्पलिंग एफिशिएंट कब होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपने अपने ग्रेजुएशन या एमएससी लेवल में एक डेरिवेशन किया होगा, तो आई एम राइटिंग दैट डेरिवेशन, वो आपको याद होना चाहिए। वो होता है s² इंटू MS² ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्लस्टर सैम्पलिंग की कब इंक्रीज होगी, जब M मतलब होता है क्लस्टर्स, जो आप क्लस्टर्स बना रहे हो, ये बिल्कुल इसको आप ऑब्जर्व करिए जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये जो साइज है क्लस्टर साइज, ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तब आपकी एफिशिएंसी क्लस्टर सैम्पलिंग की ज्यादा होगी। और ये भी कैसा होना चाहिए, SB², ये भी स्मॉल होना चाहिए। तो SB² मतलब बिटवीन, इनके बीच में जो वेरिएबिलिटी है वो स्मॉल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आपने क्लस्टर सैम्पलिंग किया होगा तो आपने ऐसे यू हैव स्टडीड, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी होती है, ये बिटवीन होती है और ये विद इन होती है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में आप यहाँ देख रहे हो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में कि एफिशिएंसी ज्यादा कब होगी, जब ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन में है इसलिए। तो ये स्मॉल है, तो इसका मतलब इसको कैसा होना पड़ेगा, लार्ज होना पड़ेगा। बिटवीन स्मॉल मतलब बिटवीन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, बहुत कम मतलब समझते हैं, मतलब वो कैसा है, होमोजीनियस है। और अगर वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहती हूँ कि क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर्स आप कैसे बनाते हो कि एक दूसरे से तो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, और विद इन कैसे होने चाहिए, हेटेरोजीनियस होने चाहिए।
अगर आपने इस तरह के क्लस्टर्स बनाए और इनका साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर आपने ऐसे क्लस्टर्स फॉर्म करे हैं तो इसका मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट डिजाइन हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि क्या क्या रीजंस होंगे। क्लस्टर्स की साइज स्मॉल होनी चाहिए, दैट्स राइट। क्लस्टर्स हैविंग लार्जेस्ट वेरिएशन विद इन द, तो ये भी बिल्कुल सही है। विद इन कैसे होने चाहिए, हेटेरोजीनियस, और एक दूसरे से होमोजीनियस। तो एक दूसरे से बिटवीन कैसा होना चाहिए, लीस्ट वेरिएशन। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो ये याद करना, ये कैसे याद होगा आपको, यूजिंग दिस फॉर्मूला ये आपको याद हो जाएगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये डिफरेंस भी आप समझ लीजिए, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए हमने बोला था कि स्ट्रैटास एक इनसाइड तो होमोजीनियस होने चाहिए और एक दूसरे से होने चाहिए हेटेरोजीनियस। ये कौन सी सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि अंदर होमोजीनियस, विद इन होमोजीनियस, और एक दूसरे से हेटेरोजीनियस। लेकिन जब हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसका जस्ट उल्टा होता है, विद इन है हेटेरोजीनियस और एक दूसरे से है होमोजीनियस। तो ये डिफरेंस है क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का। तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है आपका। ये भी आपको एफिशिएंसी याद होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हियर दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस टेक्निक्स। हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सैम्पलिंग, तो ये 2 आप वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलग से मिल जाएंगे ऑन द टॉपिक ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।